औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 3 का ही सेशन जो पेंडिंग रहा लास्ट वीक, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टीचर्स मसरूफ़ रहे और एग्ज़ाम्स की वजह से या कोई पर्सनल काम की वजह से, तो हम थोड़ा जैसा मैंने आपको बताया था कि हम पीछे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उसको बाद में कवर कर लेंगे। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन क्लासरूम, अब तक हम साइकोलॉजी क्या है, अलग अलग एक्सपर्ट्स की थियरी क्या है, तो इसको हम पढ़े हैं और माशाल्लाह आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से असाइनमेंट्स भी कंप्लीट किए हैं। तो अब हम चलते हैं कि जो साइकोलॉजी की जो हम बात कर रहे थे, थियरीज़ की जो हम बात की हैं, इन थियरीज़ को हम क्लासरूम में किस तरीके से लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग में इसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट यानी प्रैक्टिकली इसको अमल किस तरीके से कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोग काफ़ी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। काफ़ी सारे टीचर्स हमेशा से जो है एक चीज़ का शिकार होता है, वो है स्ट्रेस लेवल। यानी प्रेशर इतना ज़्यादा आजकल टीचर्स पे है कि टीचर्स अक्सर परेशान रहते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, या कोई अपने असाइनमेंट्स हैं स्कूल में, करेक्शंस हैं या प्रिपरेशन है, इन सारी चीज़ों में हमेशा जो है कोताही यानी देयर अ लॉट ऑफ प्रेशर अल्टीमेटली। फिर कभी ट्रेनिंग्स रहते हैं, कभी मीटिंग्स रहते हैं, कभी पेरेंट्स आ जाते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पे कंप्लेंट्स करते हैं। फिर आपके जितने बच्चे हैं उन सारे 40 बच्चे होंगे क्लास में या 30 होंगे, इन बच्चों की पढ़ाई ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, इस पे काफ़ी सारी प्रेशर प्रिंसिपल से और मैनेजमेंट से भी होता है। तो इसलिए ये एक सर्वे के रिपोर्ट सर्वे जो हुआ था रिसेंटली, उसमें यहाँ पे आप देखेंगे, exposed to a constant barrage of methodologies that promise to improve both instructional strategies and student learning. कांस्टेंट, हमेशा लगातार एक बैरेज एंड ए बैरियर, एक रुकावट सी महसूस होती है टीचर्स को। मेथडोलॉजीज, एक मेथडोलॉजी में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ रुकावट होती है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता या कभी कभी हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। मेथडोलॉजीज दैट प्रॉमिस टू इम्प्रूव बोथ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, यानी पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए जो स्ट्रैटेजीज हम अपनाते हैं, एंड स्टूडेंट लर्निंग, दोनों यानी बच्चों को सीखने का जो ज़रिया है, सीखने का ज़रिया है, उस ज़रिए से भी जो है काफ़ी बच्चे सीख नहीं पाते और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज कभी कभी पूरा मुकम्मल नहीं होने की वजह से भी जो है बच्चे सीख नहीं पाते और इसकी वजह से जो है फिर वापस प्रेशर टीचर। कॉग्निशन, लर्निंग, मोटिवेशन, सोशल इमोशनल डायमेंशंस, कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग एंड असेसमेंट, 5 अलग अलग प्रिंसिपल्स को मैंने अभी पढ़ा। इससे पहले मैं एक छोटा सा खुलासा कर दूं आपको कि स्ट्रेस लेवल की जब मैं बात कर रहा था तो टीचर्स स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस लेवल की जो रिपोर्ट है रीसेंट सर्वे के हिसाब से ये माना जाता है कि 93% टीचर्स स्ट्रेस रहता है, सिर्फ 7% टीचर्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहता है। बाकी 93 यानी इतनी बड़ी तादाद में टीचर्स काफ़ी सारा स्ट्रेस महसूस करता है। कभी प्रिंसिपल, कभी मैनेजमेंट, कभी पेरेंट्स, फिर अपने घरेलू मामलों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं हम लोग। तो इस हालत में हम किस लेवल तक हम लोगों का मोटिवेशन होना चाहिए, हमको अपने आप में खुद में कितनी लेवल की मोटिवेशन हमको करनी होगी, इसका अंदाज़ा लगाइए आप। रोज़ाना यही मोटिवेशन रहना चाहिए जब क्लास में जाते हैं।
क्लास में जाते हैं तो पहले से ही प्रेशर होता है कि भाई आपकी क्लास में बिहेवियर प्रॉब्लम है, आपके क्लास के बच्चों के पास अखलाक नहीं है। माँ बाप आके बोलते हैं कि माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं बच्चे, एनवायरनमेंट में इज्जत नहीं कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। फिर उनके जो अल्फाज हैं, लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इतनी बुरी है कि बच्चे जो है अलग अलग अंदाज में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करके जो है एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो ये ये रहता है, जो क्लास में जाने से पहले आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स आपके टेबल पे, आपके प्लेट पे डाल के आपके सामने रख दी जाती है। देन व्हेन यू गो इनटू द क्लासरूम, देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम। बच्चे जो है बदमाशी करना शुरू करते हैं, सुनते नहीं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, बात बात पे क्लास से बाहर जाने की बात करते हैं। कुछ कहा जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, हमको जो है वक्त नहीं मिला हम हमको होमवर्क करने के लिए। और एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैं अक्सर अभी प्रैक्टिकली जो टीचर्स मेरे पास आते हैं और जो बात चल रही है वो है टेलीफोन का इस्तेमाल, और उस इस्तेमाल करने की वजह से जो बिहेवियरल चेंजेस जो हो रहे हैं, जो गेम्स बच्चे खेलते हैं उस गेम्स की वजह से जो बिहेवियर में जो तब्दीली हो रही, जिसको हम इमोशनल कोएशन के नाम से जानते हैं, जज्बात के अंदर जो तब्दीली आ रही है, उसके उसकी वजह से क्लासरूम में एक डिसिप्लिन नहीं रहने की वजह से क्या होता है कि आपको और मुझे क्लास में पढ़ाने के लिए दिक्कत महसूस होती। हम क्लास के अंदर परेशानी अपने साथ लेके गए, फिर क्लास में परेशानी एडअप हो जाती। तो जब क्लास से बाहर निकलते हैं उस 40 मिनट के बाद, तो अंदाज़ा लगाइए कि आपका और हमारा एज ए टीचर क्या स्ट्रेस लेवल होता है। और कभी कभी ये भी महसूस करते हैं कि भाई इस नौकरी को छोड़ें और घर जाके सुकून से बैठें। काफ़ी लोगों को आपको महसूस होता होगा। आप खुद इसका जवाब तो मैं नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% श्योर हूँ कि मैं अब बैच में हमारे पास तकरीबन 40 टीचर्स रह गए हैं जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें से तकरीबन 30-35 टीचर्स इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि सर हाँ, वाकई में अगर मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जहाँ पे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाए और सुकून की ज़िंदगी रहे, या सुकून की नौकरी करने का मौका मिल जाए, तो मैं वहाँ जाऊँ के काम कर लूँगी। कभी कभी हर एक इंसान को यह महसूस होता है। तो इसकी वजह क्या है, और इस वजह को जो है हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसको दूर करने के लिए ना ना पेरेंट्स इसको दूर करेंगे ना बच्चे इसको दूर करेंगे, यानी कि बच्चों की परेशानी हमको दूर करनी है। एज ए मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई टीचर हमने आपको अपॉइंट किया है, आपकी क्लास की जिम्मेदारी आपकी है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमने पैसे भर दिए हैं फीस में, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो ओवरऑल जिम्मेदारी टीचर पे ही आती है। तो टीचर को करना क्या है? क्या हम क्लासरूम छोड़ के भाग जाएं, या फिर हम अपने हालत को सुधारें, अपना स्ट्रेस लेवल डाउन करें, और स्ट्रेस लेवल डाउन करने के बाद फिर हम क्लास में वापस जाके बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व करें? तो देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू बिकम अ मेंटर। टीचर और मेंटर की जो डिफरेंस हमने जो सीखी थी दूसरी और तीसरी क्लास में, यहाँ वो मेंटरशिप यानी गाइड करना, संभालना, साइकोलॉजिकली बच्चों को चेंज करना, ये जिम्मेदारी हमारी ही है। तो फिर हम लोगों को साइकोलॉजिकली कितना प्रिपेयर होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अब आगे जब हम मॉड्यूल्स में जा रहे हैं तो हम प्रिपरेशन लेवल में जा रहे हैं। पहले हम साइकोलॉजी एजुकेशन सीखें, फिर टीचर क्या होता है, मुरब्बी क्या है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी या थियरी समझें। अब साइकोलॉजी बच्चों की और पेरेंट्स की साइकोलॉजी, मैनेजमेंट की साइकोलॉजी सामने रखते हुए हम किस हद तक प्रिपेयर करें अपने आप को, ताकि हम क्लास में जाके एज ए सक्सेसफुल टीचर साबित रहें और लर्निंग आउटकम हमारे काफ़ी बेहतरीन बन सकें। तो उसके लिए अमेरिकन जो एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी का पूरा एसोसिएशन जहाँ पे टॉप साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने तकरीबन 20 यानी 20 प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई किया है। उन 20 प्रिंसिपल्स को इन्होंने 5 अलग अलग मेन प्रिंसिपल्स पे इसको डिवाइड किया।
पहला है कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी दिमागी लेवल पे कंट्रोल और किस तरीके से लर्निंग होती है उसके ऊपर। फिर मोटिवेशनल लेवल क्या होनी चाहिए। फिर सोशल एंड इमोशनल डायमेंशंस, यानी समाजी ताल्लुकात और इमोशनल, अपने आप में हम इमोशनली कितना हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ की। कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग, मतलब उस वक्त हम जब क्लास में हैं या क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ें। रियलिटी, रियल लाइफ में क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिर आखिरत के लिए हमारे लिए क्या होनी चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग हो। फिर आखिर में असेसमेंट, हम किस तरीके से असेसमेंट करें, क्योंकि हमने सिखाया है तो फिर हमको ये भी टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या वाकई में हम जो सिखाए हैं बच्चे समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा या फिर से समझाना पड़ेगा। तो अलग अलग 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला जो है कॉग्निशन एंड लर्निंग, बच्चे किस तरीके से सोचते हैं और बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, ये इस पे तकरीबन 8 प्रिंसिपल्स हैं। 20 में से 8 प्रिंसिपल्स कॉग्निशन एंड लर्निंग पे है, यानी दिमागी मेंटल लर्निंग, मेंटल एबिलिटी, मेंटली कंट्रोल, अपने समझने के जो तरीके हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। और सीखने के जो तरीके हैं, सीखने के कई तरीके हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसमें सबसे पहले है ग्रोथ माइंडसेट। स्टूडेंट्स बिलीव और परसेप्शंस अबाउट इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी affect their cognitive functioning and learning। इसमें कहना है कि दिमागी तौर पे हम प्रिपेयर रहें कि हमको सीखना है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सलूशन हमको निकालना है, तो तब जाके हम पॉजिटिवली कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों को पॉजिटिव माइंड फ्रेम में लाना सबसे पहली चीज़ और ज़रूरी है, और उसके लिए बिलीफ होना चाहिए। यानी टीचर पे, एज ए टीचर, अब मुझे भी अगर क्लासेस में जाके सीखना है, एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। सिंपल एग्जांपल ये है कि हम भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, अकीदे पे बिलीव करते हैं। वी बिलीव दैट अल्लाह ताला इज वन। तो व्हेन वी नो दैट ही इज वन, तो फिर हमारा एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क बनना शुरू होता। देन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, देन वी स्टार्ट लर्निंग। कायनात को इसने किस तरीके से बनाया, ये चीज़ें क्यों इसने बनाई, इस पे हम गौर व फिक्र करना शुरू करते हैं। देन वी विल नो दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और इसको बनाने वाला एक है। तो देन वो जो बिलीफ है, वो बिलीफ जो है ऑटोमेटिकली जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग अप। तो देन वी बिकम मोर पॉजिटिव। जब कोई बुरी चीज़ होती है, कुछ अचानक से कुछ हादसे होते हैं, देन वी आर वेरी स्ट्रांग, हम मजबूत हैं अपने आप पे, अपनी सोच पे, अपनी बिलीफ पे, और फिर ये कहते हैं कि जो हुआ अल्लाह की मेहरबानी है, ये हुआ है तो अल्लाह बेहतर जानता कि इसको ये क्यों हुआ है। तो the trust which we have in him will automatically help us in solving our problems। अगर आप, if you don't have belief, then then that positivity doesn't come। and the positivity, when there is no positivity, जब हम एक पॉजिटिव लेवल पे सोचना शुरू नहीं करते, तो देन ऑटोमेटिकली लर्निंग इज ज़ीरो, एंड हम कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं रहते और खामोशी से, मायूसी से एक कोने में बैठते हैं। ऑटोमेटिकली मेंटली और फिजिकली हमारी हालत खराब होती जाती है। सो दैट इज वाई इट्स ए स्टूडेंट्स बिलीव, उनके अंदर जो बिलीफ है, उनके जो परसेप्शंस हैं, वो जिस तरीके से सोचते हैं कि आगे ये है, इसको आगे इस तरीके से करना चाहिए, हम ये करेंगे मैथमेटिक्स में तो फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अबाउट इंटेलिजेंस, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो देन ओनली इट इज पॉसिबल। मैं कर सकता हूँ जो बात है वही है ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा है प्रायर नॉलेज, व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अफेक्ट्स देयर लर्निंग। आपको और मुझे अगर कुछ सीखना है तो उसके बैकग्राउंड में
वो सारी चीज़ें हमको समझनी है। अब हम साइकोलॉजी को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के थियरीज क्या है, इसके एक्सपर्ट्स कौन कौन है, इन्होंने क्या स्टडी किया, क्या रिसर्च किया, उन्होंने क्या पेपर्स लिखे हैं, क्या थियरीज फाइनलाइज किए हैं, फिर इसको अगर हम समझेंगे तो फिर जब हम आगे का लेसन समझ पाएंगे। तो अगर एडिशन आता है तो फिर आगे जा सकते हैं, अगर एडिशन ही नहीं आ रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो फिर हम मैथ नहीं कर पाएंगे। ABCD नहीं आ रही है तो फिर वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे, वर्ड्स अगर पढ़ना नहीं आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगा, सेंटेंस पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो पैराग्राफ नहीं समझ पाएंगे। तो बैकग्राउंड में जो चीज़ें ज़रूरी हैं जिस वक्त सीखनी है वो चीज़ हम उनको समझाएंगे, तो फिर आगे जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे फिर आगे के लेसन समझ में आएंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कोई भी बात हमको सीखने से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिंपल एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आम तौर पे टीचर्स हैं, लेडीज हैं, पकाने के लिए किचन में जाते हैं, तो जितनी चीज़ें पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उन सारी चीज़ों की नॉलेज हमको होनी चाहिए। हर छोटी छोटी चीज़ के इल्म हमको होनी चाहिए कि ये चीज़ डालने से ये फ़ायदा है और इतनी ही डालना है। अब टेबल पे रखी हुई है सब चीज़, तो सब मिला के डाल दिया, चावल भी डाल दिए हैं, फिर अगर आप फिर उसके बाद कोई चीज़ पकाना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका जो आउटकम होगा क्या होगा। दूसरे खाने की तो दूर, आप खुद नहीं खाना पसंद करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपने लौंग, इलायची, सब्जी, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें तो डाली हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि टमाटर डालने की वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है, लौंग किस चीज़ का फ़ायदा दे सकता है और कितनी डालनी चाहिए, इसकी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो देन आपका जो डिश बना है, जो भी आप बनाए हैं, तो देन वो चीज़ एक बेहतरीन डिश बन के आपके सामने आएगी, फिर आप उसको खाएंगे तो फिर आप कहेंगे वाकई में जो लर्निंग, जो आउटकम है वो आउटकम बेहतर हो सकता है। तो प्रियोर नॉलेज ज़रूरी है। तीसरा, लिमिट्स ऑफ स्टेज थियरीज, यानी स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट लिमिटेड बाय जनरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों की जो सीखने का जो दायरा है वो लिमिटेड नहीं है। आप आज के ज़माने में अगर आप जेन जी, यानी जो बच्चे 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, इनको हम जेन जी के नाम से जाने जाते हैं, ये बच्चे जेन जी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी जो लर्निंग बाउंड्री है, ये अपने अपने खुद की कैपेसिटी से ज़्यादा सीखने का एक अलग एक अलग लेवल में है। आप उनको फ़ोन दे दीजिए, 10 मिनट में पूरे फ़ोन का पोस्टमार्टम करेंगे और बोलेंगे भाई ये चीज़ें पापा मम्मी, इस चीज़ में, ये फ़ोन में ये चीज़ें हैं, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे का जो प्रेडिक्शन है, यानी ये चीज़ अगर आप उनको देंगे तो फिर उसकी पूरी हिस्ट्री बोलेंगे, फिर उन आगे भी उससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है वो भी बता देंगे आपको। तो इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, दिमाग इस तेज़ी के साथ इनका भागता है, इस तेज़ी से, इस स्पीड में ये चलता है कि आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और इसके एग्जाम्पल्स आपके क्लासरूम में हैं। आप गौर से इनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि फिर आप खुद भी कहते रहते हैं कि भाई इसका दिमाग कितना तेज़ी से चलता है। तो इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड जो लर्निंग एबिलिटी है, ये एबिलिटी जनरल स्टेजेस से ज़्यादा है। यानी जो थियोरी में कहा जाता है कि भाई 2 साल से 4 साल तक ये सीखेंगे, 4 साल से 6 साल तक ये सीखेंगे, 6 साल से 10 साल तक ये सीखेंगे, अगर आप अभी के 2 या 2.5 साल या 3 साल या 4 साल के बच्चे को अगर आप बैठ देखेंगे, तो फिर आप अंदाज़ा कंपेयर करके देखिए कि आप 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर आप बच्चों को देखते हैं तो बच्चे कितनी मासूमियत के साथ खामोशी से बैठ के कुछ जो दिया जाता था उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपना काम करते, या फिर
अभी के बच्चों को देखिए कि आप एक चीज़ देंगे तो उसकी हिस्ट्री आपके सामने ला के रख देंगे। फ़ोन में अगर कोई गेम इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, उसको किस तरीके से खेलना है, ये अपने आप में सीखते हैं। इसके लिए इनको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार-बार ये कहता रहता हूँ कि टीचर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर टुडेज़ जनरेशन। Why is a teacher required then? A teacher is required only to instill values and do a complete holistic development among students. तो ये एक इनकी लिमिट्स नहीं होती हैं। चौथी चीज़ है facilitating context. Learning is based on context. So generalizing learning to new context is not spontaneous but rather needs to be facilitated. And a student's growth and deeper learning are developed when instructors help students transfer learning from one context to another. Student will also be able to will also be better able to generalize learning to new contexts if instructors invest time in focusing on deeper learning. One method of developing this skill is to have students use their understanding of a particular unit to generate potential solutions for real life problems. जो पैराग्राफ मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, आप सिंपल में अगर मैं ये बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है इसको हम कॉन्टेक्स्ट यानी जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के तहत हम उसको फैसिलिटेट करें तो ये काफ़ी है, क्योंकि आज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम एक और अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो स्किल बेस्ड, यानी वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। इफ़ आई वांट टू बिकम अगर मुझे सिविल इंजीनियर बनना है तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो आप देखिए बच्चे ज़्यादातर इतना इंटरेस्टेड रहते हैं कार्स और मोटर्स में कि वहीं के उसके सारे पुर्जे अलग अलग करके फिर उसको जोड़ेंगे, फिर सीखेंगे। सो हमारा जो रोल जो एज ए टीचर ये होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट्स की मदद करें, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज ये एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे किस तरीके से कनेक्ट करें, यानी लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए। आप अगर इंजीनियर हैं तो लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, तो लैंग्वेज में इसकी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और इस स्किल को डेवलप करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी सोच को हम समझें, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये क्या सीखना चाहता है, इसको क्या आता है, तो फिर उस एरिया में हम उनकी मदद करें ताकि वो एक प्रॉब्लम अगर हम उनके सामने रखते हैं तो आपको वो 10 सॉल्यूशंस देंगे। फिर जन जी की बात करता हूं तो जब हम एक प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं तो एक प्रॉब्लम के लिए 10 अलग अलग सॉल्यूशंस रखते हैं। अगर आप एक चीज उनके सामने रख देते हैं, एक नींबू उनके सामने रख देते हैं, तो उस नींबू से कितनी चीजें बना सकते हैं आप उनसे सुनिए। और मुझे करना क्या है, नींबू की अहमियत, लेमन इंपॉर्टेंस, लेमन से कनेक्टेड जो भी कॉन्टेक्ट जो भी थियरीज हैं, जो भी सब्जेक्ट है, उसको उनके सामने अगर मैं रख दूं तो उसको फैसिलिटेट कर दूं, तो फिर उसके बाद जो हम बेंजामिन ब्लूम्स की जो थियरी हम पढ़े थे कि आखिरी मरहला जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएशन उनको याद हो गया, समझ गए, फिर उसको कहाँ इस्तेमाल करना, अगर वो उसको इस्तेमाल करने का जो एप्लीकेशन कहाँ अप्लाई करें, फिर उसको इवेल्युएट करना, ये चीज़ है, इससे बेहतर ये है, नींबू है, नींबू के साथ दूसरी चीज़ भी है, उससे एक नारंगी भी है, ऑरेंज है, उस चीज़ को अगर कंपेयर करके फिर ये समझ गए तो ऑटोमेटिकली जो 6th लेवल है क्रिएशन का, बच्चे अलग अलग चीज़ें आपके सामने क्रिएट करके रख देंगे। 5th, प्रैक्टिस। Acquiring long-term knowledge and skill is largely dependent on practice. ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई चीज़ का, या फिर अपने इल्म का अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू नहीं करेंगे, देन ऑटोमेटिकली
then learning stops. Acquiring long term knowledge and skill, मतलब स्किल्स सीखते जाएं, इल्म हासिल करना है, हासिल करते जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें तभी मुमकिन है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। भाई वही एग्जाम्पल आप लीजिए लेमन वाला, नींबू का। आपने नींबू के बारे में पढ़ा, सीखा, फिर उसके बारे में समझना शुरू किए। समझने के बाद अगर आप उसको उसको समझ के उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं, तो फिर नई नई चीज़ें सीखना शुरू करेंगे आप। नींबू से शरबत बना सकते हैं, नींबू से दवाई बना सकते हैं, नींबू से नींबू को खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग 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 आपके दिमाग में आइडियाज़ आते जाएंगे। सो देन जैसे आइडियाज़ आएंगे देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट, फिर आपकी लर्निंग का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। सो अक्वायरिंग लॉन्ग टर्म नॉलेज एंड स्किल इज लार्जली बेस्ड, हम आगे अगर सीखना है तो पहले जो सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, तो देन यू विल लर्न द नेक्स्ट स्टेप। फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, देन यू विल लर्न द नेक्स्ट स्टेप। फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, देन द थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग विल हैपन। तो ये चीज है। सिक्स्थ है फीडबैक की। फीडबैक क्लियर, एक्सप्लेनेटरी, टाइमली फीडबैक होना चाहिए। जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद आप एक असाइनमेंट देते हैं, उस असाइनमेंट में प्रॉब्लम क्या है उसको आप आइडेंटिफाई करके बोलेंगे भाई बेटा आपने पोएम लिखा है, पोएम में जो है आपके ये स्पेलिंग्स गलत हैं। पोएम सही है लेकिन आपकी स्पेलिंग गलत है। कहाँ गलत है स्पेलिंग? यहाँ आपने प्रैक्टिस PRACTICE का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, आपने PRACTISC लिखा है। या फिर उनसे कहेंगे भाई यहाँ आपकी गलती है, आप जाइए वापस डिक्शनरी निकालिए और इस वर्ड का एग्जैक्ट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों निकाल के फिर से लिख के लाइए। तो जब आप ये फीडबैक देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बच्चा वापस जाएगा, डिक्शनरी खोलेगा, उसको वो अल्फाज यानी वो वर्ड को ढूंढ के निकाल के उसकी सही स्पेलिंग सीखेगा। अगर आप उसको ये बताने के बगैर कह दें कि भाई आपके पेपर में सारे गलतियां ही गलतियां हैं, लेके जाओ पेपर आप, तो बच्चा पेपर लेके तो जाएगा लेकिन गलतियां कहाँ है क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम है, क्योंकि गलती आपने आइडेंटिफाई की है। तो गलती आपको बताना है कि कहाँ गलती है। आपके स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है, आप मैथमेटिक्स अगर किए हैं तो मैथमेटिकली आपने कहीं एडिशन करने के बजाय आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। आपका फॉर्मूला गलत है, आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखने के बजाय आपने कुछ और लिख दिया। आपकी साइंटिफिक थियरी गलत है, आपने सूरा रिकॉर्ड करके बजाय तो बीच में आपने एक जेर की जगह जबर पड़ा है। तो फिर वो आयत फिर वो सुनेगा या फिर वो स्पेलिंग पढ़ेगा, फिर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम करेगा, फिर उसको समझ में आएगा कि भाई यहाँ गलती है, इसका सही जवाब मुझे निकालना है। तो दैट इज वन वे ऑफ ब्रिंगिंग अप योर लर्निंग आउटकम टू अ बेटर स्टेज। अगर आप उसको गलती भी बोलेंगे, गलती का सोल्यूशन भी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे देंगे, तो वो सीखेगा कब? सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीडबैक दे दें, फिर उसके बाद उसको मौका दें उस गलती को सुधारने का। सेल्फ रेगुलेशन, students self regulation assist in learning and self regulatory skills can be taught. Self regulation skills यानी attention, organization, self control, planning, memory strategies, improve their learning, और हर वक्त जो है उनको ये आप इंस्ट्रक्शंस देते रहें, समझाते रहें, गाइड करते रहें। दैट इज योर रोल एज ए मेंटर। आर यू रियली डूइंग दैट मेंटरशिप? आर यू गिविंग दैट अटेंशन टू देम? उनको ऑर्गेनाइज करना सिखा रहे हैं, उनको सेल्फ कंट्रोल किस तरीके से अपने आप में करना है। तो ये चीज़ें अगर हैं तो देन द लर्निंग स्किल्स कैन बी टॉट। सिंपल एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं अगर दूं कि भाई आपको किसी ने कहा कि भाई आपको मैं ये चीज़ बनाना सिखा दूंगा, आप 9:30 बजे मेरे ऑफिस आ जाइए। अब अगर आप 9:30 बजे नहीं जा रहे हैं, आप 9:30 बजे के बजाय आप 11:30 बजे जा रहे हैं,
तो सिखाने वाला अगर उसका कोई उसी वक्त 11:30 बजे कोई और अपॉइंटमेंट है तो वो तो चला जाएगा, तो देन ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू। लर्निंग विल हैपन ओनली इफ यू आर डिसिप्लिन। सुबह उठ के अगर हम पढ़ेंगे तो वाकई में यू आर फ्रेश, फिर आपको जो पढ़ रहे हैं आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर आप इत्मीनान से बाकी का पूरा दिन गुजार सकते हैं। तो इफ इट इज नॉट डिसिप्लिन, प्लानिंग, भाई हमने ट्रेनिंग शुरू की, ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के बाद ये मॉड्यूल है, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बाद लेसन प्लान्स है, लेसन प्लान्स के बाद असेसमेंट्स है, असेसमेंट्स के बाद क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये प्लानिंग हमको करनी थी। एज ए टीचर भी आपको ये प्लान करना है कि ये सब टॉपिक मुझे पढ़ाना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या मटेरियल चाहिए, कहाँ से मैं नोट्स निकालूं, क्या होमवर्क दूं, क्या क्लास वर्क दूं। ये सारी प्लानिंग अगर नहीं होती है, मेमोरी स्ट्रैटेजीज नहीं होते हैं आपके पास, तो लर्निंग स्किल्स इज नॉट पॉसिबल। तो सेल्फ रेगुलेशन यानी सेल्फ डिसिप्लिन अपने लिए खुद के कायदे कानून हम बनाएं, या अगर कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उसको लें और उसको अपनी जिंदगी में ढालेंगे, तो देन लर्निंग विल हैपन। द सेम इफ दिस हैपन्स, देन द स्ट्रेस लेवल ऑल्सो विल कम डाउन। मिसाल के तौर पे अगर आप बगैर तैयारी के क्लास में जाएंगे तो फिर आप वाकई में आपको स्ट्रेस महसूस होगा। जो बच्चे सवाल करेंगे अगर उसका जवाब आपके पास नहीं है तो फिर आप स्ट्रेस महसूस करेंगे। तो दिस होल प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विद सेल्फ डिसिप्लिन, एंड इफ सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट देयर, देन ऑटोमेटिकली नाइदर यू आर लर्निंग नॉर चिल्ड्रन आर लर्निंग। जब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो ना आप सीख रहे हैं ना दूसरे कोई सीख रहे हैं। 8th one, creativity. Student creativity can be fostered, and students की creativity को बढ़ावा देना है, यानी यू विल हैव टू मोटिवेट देम, उनको प्रोत्साहन करना है कि आप उनको अलग अलग जैसे प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी, अगर आप उनको हाथ में पेपर दे दें और बोले कि भाई आप इस पेपर का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी चीज़ बनाए जो आपको आता है, जिससे खुद को भी उस चीज़ से फ़ायदा हो और दूसरे के लिए भी फ़ायदा हो। ये केमिकल है, इस केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आप कोई ऐसी चीज़ बनाए जो मास्टर में काम आ सके। सो दैट क्रिएटिविटी हैज़ टू बी फॉस्टर्ड। तो देन जब आप क्रिएटिविटी करना, फिर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दीजिए कि वो रिसर्च करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, वीडियो प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहते हैं तो फिर उनके अंदर बोलने की सलाहियत आती है, तो देन ऑटोमेटिकली द क्रिएटिविटी कम्स आउट। मॉडल बिल्डिंग्स बनाएं। तो दीज आर द 8 डिफरेंट कॉग्निशन लर्निंग के हैं। अगला जो व्हाट मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स, कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती हैं। स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड इन लर्निंग आर मोर सक्सेसफुल। जो बच्चे दिलचस्पी दिखाते हैं, जो बच्चे मोटिवेटेड हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो देन दे आर मोर सक्सेसफुल। बच्चों की बात नहीं करता हूँ मैं, अपने हम बड़ों की भी अगर बात करूँ या कोई भी फील्ड की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंट है, चाहे वो कोई भी मास्टरी में किसी भी एरिया से कनेक्टेड है और काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन अगर नहीं है तो फिर हम काम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो 9th point is intrinsic motivation. Students tend to enjoy learning and to do better when they are more intrinsically rather than extrinsically motivated to achieve. This principle is directed on how instructions as a facilitator, as a mentor, आप कितना मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को। अगर आप खुद स्ट्रेस लेवल में हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप खुद मोटिवेटेड नहीं है, हाँ क्लास में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या करना है, चलो बच्चों कुछ किताबें निकालो, पढ़ लो, ये होमवर्क कर दो, ये हो गया, आप कुर्सी खींचे बैठ गए, आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देन देयर इज नो मोटिवेशन। क्या करना है, हाँ वही करना है जो रोज करते हैं, और क्या करना है।
वही किताब निकालो, वही पोएम पढ़ो, वही मैथमेटिकल प्रॉब्लम करो, वही साइंस की थियरी है, तो देन ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन आपको देखेंगे, बच्चे आपको देखेंगे, तो देन दैट मोटिवेशन लेवल पे टीचर खुद पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या सीखूंगा। तो दैट इज वाई स्टूडेंट्स को आप जितनी एक्टिविटी बेस्ड, इसीलिए पिछले असाइनमेंट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे करवाई, यानी आपको रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया, आपको अब आगे भी हम अलग अलग एक्टिविटीज़ अब असाइनमेंट्स के ज़रिए से आपसे करवाएंगे। इसका मकसद क्या है, ये नहीं कि आपको आता है या नहीं आता है, ये नहीं हम टेस्ट कर रहे हैं, हम ये मोटिवेशन लेवल आपका बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप एक्टिविटीज़ करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, लेसन प्लान लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आप एक राइम अगर सुना रहे हैं या एक हमद अगर सुना रहे हैं, एक नात अगर सुना रहे हैं, एक तराना अगर गा रहे हैं, तो उसको उसी अंदाज में गाइए, उसी अंदाज में नात को पढ़िए जिस अंदाज में पढ़ना चाहिए। तो कुरान भी अगर आप सिखा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो तजवीद के साथ पढ़ाएंगे, तजवीद के साथ खुद पढ़ेंगे, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली सुनेंगे, तो बोलेंगे भाई टीचर इतनी तजवीद के साथ इतनी बेहतरीन आवाज में पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है। तो दे विल लर्न एंड दे आर मोर सक्सेसफुल इफ दे आर मोटिवेटेड। इफ दे आर नॉट मोटिवेटेड, भाई हाँ वही अब पढ़िए भाई, बस यही है सीखना आपको। आप दूसरी बात है कि आप करते हैं क्या, कुछ नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं करता है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग, फिर आप स्कूल क्यों आते हैं। ये डीमोटिवेशन लेवल इतने हाई पे रहता कि फिर लर्निंग आउटकम नहीं रहता। तो लर्निंग आउटकम नहीं रहा तो फिर आप बोलेंगे बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है। द रीजन इज यू आर नॉट मोटिवेटेड इन द क्लास। मास्टरी गोल, स्टूडेंट्स परसिस्ट इन द फेस ऑफ चैलेंजिंग टास्क एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मैं फिर जेनजी की बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स, ये जो जनरेशन है, इन जनरेशन्स में बच्चे जो है इनके गोल्स सेट रहते हैं, मुझे ये हासिल करना है, इनके पास क्लैरिटी है कि ये चीज़ मुझे करनी है। तो इतने इस चीज़ को ये इतना अडाप्ट कर चुके हैं, इसीलिए हमको दिक्कत होती है। इनकी तेज़ी हमारे से बर्दाश्त नहीं होती, यानी हम उतनी तेज़ी से भाग नहीं सकते। एक्सक्यूज मी। तो इनको जो है गोल्स सेट करके, हम अपने आप में भी गोल सेट करें और बच्चों को भी गोल सेट करें, तो देन ये लोग नई नई चीजें सीखने भी ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते हैं। थर्ड लेवल जो है वो सोशल एंड इमोशनल डायमेंशन की बात है, यानी पॉइंट नंबर 13, सोशल कॉन्टेक्स्ट, इंटरपर्सनल और well-being. Learning is situated with multiple social context. यानी माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कम्युनिटी, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो घर में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माहौल वो क्रिएट करें। पीयर ग्रुप यानी दोस्तों से सीखते हैं, स्कूल्स, नेबरहुड्स यानी आस पड़ोस से जो है बच्चे सीखते हैं, उनका कल्चर, तहजीब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। तो इसलिए हमारे अंदर वो तहजीब भी आनी चाहिए। यानी लैंग्वेज क्या है, अगर भाई मैं आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, आपको बोलना सिखा रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये अल्फाज का आपको इस्तेमाल करना है, तो अगर वही अल्फाज मुझे भी इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि मैं गंदे अल्फाज यूज़ करूँ या कोई ऐसे वर्ड यूज़ करूँ जिसको हम वल्गर कहते हैं, या बेहुदा बात अगर कर रहा हूँ, तो फिर वही बेहुदगी की जो लैंग्वेज है बच्चे भी सीखेंगे। बिलीफ यानी जिस पे मैं यकीन रखता हूँ उन चीज़ पे बच्चों को कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला एक है, तो उस पे सबसे पहले मुझे यकीन होना चाहिए। वैल्यूज़, अगर हम कोई वैल्यू सिखा रहे हैं तो भाई बैठ के पानी पीना है तो मुझे बैठ के पानी पीना है। बिहेवियरल नॉर्म्स,
मेरी बिहेवियर इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चे मेरी बिहेवियर देखें, मतलब टाइम पे आएँ, टाइम पे सबमिशंस करें, टाइम पे जो है अपना लेसन कंप्लीट करें, टाइम पे करेक्शंस करके बच्चों को बुक्स दे दें, तो देन ऑटोमेटिकली वो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी लर्निंग पे। दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड, मतलब ये काफ़ी हद तक सोशल साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। थर्ड, उसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल यानी दूसरों के साथ किस तरीके से मिलजुल के काम करें, कम्युनिकेशन, और एंड जो हमारी जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो बहुत क्लियर एंड क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। रिलेशनशिप विल ऑल्सो हेल्प इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड सोशल डेवलपमेंट। हम जो है बच्चों के साथ अच्छे अंदाज में बात करें, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें। हम अक्सर इसमें जो है काफ़ी कुताही बरते हैं, मतलब वी आर नॉट गुड इन मेंटेनिंग दिस रिलेशनशिप। कभी कभी कोई पेरेंट आके कंप्लेन कर जाते हैं तो उस पेरेंट जो कंप्लेन किए हैं उस पर गुस्सा आता है, फिर उस बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप होनी चाहिए हमारे, हम इसी नज़र से देखें कि हाँ इस बच्चे के वालिद ने मुझ पे कंप्लेन किया था प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने मुझे डांटा था। माँ बाप प्रिंसिपल से क्या कह के गए, प्रिंसिपल आपको क्या कह रहे हैं, बुला के आपको समझा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। क्लासरूम में बच्चा एक अलग आइडेंटिटी है, इन दोनों को अलग रखिए। जब तक इन दोनों को हम अलग नहीं रखेंगे तो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होगी। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगी, ऑटोमेटिकली क्लास में वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा। आप बच्चों से मोहब्बत नहीं करेंगे, बच्चों से जो है अच्छे अंदाज में उनके साथ अच्छे सलूक नहीं करेंगे, तो देन ऑटोमेटिकली द लर्निंग डजंट हैपन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर स्ट्रांग। और एक बात मैं एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा कि भाई हम जाते हैं क्लास में, अभी कौन सी टीचर आपकी क्लास, अभी कौन सी आपसे इससे पहले वाला जो 40 मिनट था वो किसका था, बच्चे बोलेंगे भाई फलाने मैडम का था। अरे ये मैडम को क्या आता है, ये मैडम को कुछ नहीं आता। क्या सिखा रही थी आपको, क्या सिखा रहा था ये टीचर, आपको क्या सिखा रहे थे? तो बच्चे बोलेंगे कि ये सिखा रहे थे। अच्छा ये गलत है, इसको इस तरीके से। तो देन बिकॉज ये वो जो टीचर अभी इस पीरियड से पहले आए थे वो टीचर आपको पसंद नहीं है, किसी वजह से आपकी जो है उनसे बहस हुई थी, तो देन दैट पर्सनल ग्रज कम्स इन बिटवीन योर टीचिंग, और बच्चों के सामने दूसरे टीचर्स को कम दर्जे पे लेके जाना या उनके खिलाफ कुछ बोलना, ऑटोमेटिकली द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गोज फॉर अ टास्क। फिफ्थ, वेलबींग। 15th है वेलबींग, यानी इमोशनली वेलबींग इन्फ्लुएंस एजुकेशनल प्रोग्राम या लर्निंग में ये भी एक अहम रोल प्ले करती है। यानी सेल्फ एस्टीम, यानी खुद पे कॉन्फिडेंट हो। आप जो पढ़ा रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस तरीके से है। आप जब बात करेंगे ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, कॉन्फिडेंटली खड़े होकर बोलेंगे कि भाई दिस इज व्हाट एन एडजेक्टिव इज, दिस इज व्हाट ए नाउन इज। नहीं, मुझे लगता कि नाउन ये है, शायद ये नहीं ये है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला शायद ये है। उस इन्वेंटर का नाम शायद ये है। पानीपत की जंग कब हुई थी ये है। या फिर दुआ खाना खाने के बाद की दुआ शायद ये है। तो ये जो शायद शायद या ये हो सकता है, दिस इज व्हाट आई फील, ऑल दीज वर्ड्स आर द साइन ऑफ लो कॉन्फिडेंस बच्चों के सामने। तो ऑलवेज बी श्योर और कंट्रोल में रहिए क्लास में, तो देन ऑटोमेटिकली यू आर promoting learning. Yeah. How can the classroom be the best? Classroom conduct, expectation for classroom conduct and social interactions are learned and can be taught. Principles of behavior, यानी अपनी बिहेवियर एक हाइट, इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए कि फिर आप क्लासरूम कंट्रोल कर पाएंगे। एक्सपेक्टेशंस एंड सपोर्ट, ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए। आपको आपके बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए कि बच्चे करेंगे, और उनको सपोर्ट भी करना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे
आपकी लैंग्वेज समझेंगे, आप बच्चे दुआएं याद करेंगे, बच्चे कुरान पढ़ना सीखेंगे, बच्चे मैथ्स सीखेंगे, बच्चे अखलाक सीखेंगे। तो उसके लिए जो ज़रूरी एक चीज़ ये है कि उनको सपोर्ट किया जाए। किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ब्रेकअप करें और समझाएं। दुआएं अगर नहीं आ रही हैं तो उसको लिख के दें, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझाएं कि क्या है। आयत अगर बड़ी है तो उसको कहें कि भाई आप 2 हिस्से करके इसको याद कर लीजिए सूरह को। तो देन दैट सपोर्ट विल ऑटोमेटिकली, और उसमें कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई आप पहले आधा सीख के आओ, फिर कल हम आधा सीखेंगे। तो देन कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो असेसमेंट, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। आप हर वक्त बच्चे को देखते रहें, ऑब्जर्व करें कि भाई पानी पीते वक्त ये बैठ के पी रहा है कि खड़े होके पी रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, टीचर के साथ जब बात कर रहा है तो किस अंदाज में बात कर रहा है बच्चा, क्लासरूम में आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, कॉरिडोर्स में अगर चल रहा है तो किस तरीके से चल रहा है, बैठ रहे हैं तो किस तरीके से बैठ रहे हैं, हैंड राइटिंग है तो किस तरीके से हैंड राइटिंग लिख रहे हैं। ये सारी चीजें लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अखलाक सीख रहा है बच्चा। अखलाक सीखना सिखाने के बाद अखलाक के ऊपर असेसमेंट आप 10 मिनट या 40 मिनट या 2 घंटे का पेपर देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके अखलाक अच्छे हैं। अखलाक, values are learned or not learned can only be understood when you are actually observing him informally, जिसको हम इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट होते हैं कि आखिर में चलो भाई आपने यह साल पूरा इतना सीखा, तो ये समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट के अलावा इसमें इनफॉर्मल असेसमेंट्स भी होते हैं। फिर असेसमेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट के स्किल, जो जो टैलेंट, जो स्किल उन्होंने सीखा है, आपने उनको सिखाया कि ये चीजें इससे बना सकते हैं। आपने उनको, कुछ स्कूल्स में कुकिंग क्लासेस होते हैं, स्टिचिंग क्लासेस होते हैं, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट की क्लासेस होते हैं, नमाज पढ़ने के तरीके आप सिखा रहे हैं, राइट। छोटे बच्चों को जो है खाना खाने का सलीका आप सिखा रहे हैं, तो दैट इज अ स्किल। नॉलेज एक्वायर करना सिखा रहे हैं, ABCDs, राइम्स, अल्फाबेट्स हैं, मैथमेटिकल नंबर्स हैं। ऑल दीज हैव टू बी मेजर्ड, ऑल दीज हैव टू बी चेक। अब मेजर करने की बात करता हूँ कि भाई कि आप उनको पेपर देते भाई आप 2 1 2 बोलो, 3 1 3 बोलो, फिर जो है आप 1 to 100 पढ़ो। नो, इसको जो है एक डिफाइंड एक स्टैंडर्ड होता है, एक वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड है, ये तरीका है। इस तरीके से ही आप असेस करेंगे, और ये रिजल्ट्स अगर ये लेवल पे आता है तो देन ऑटोमेटिकली बच्चे सीखे। अच्छा, बच्चों ने ये सीख लिया, बच्चों ने कुरान में आखिरी पारे में 10 सूरे सीख गए, तो अगले 10 सूरे आप दे रहे हैं उनको, तो उसको असेस करने का आपका क्या नज़रिया होना चाहिए, आप उसको क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे उसको सिखाने के बाद असेस करने के लिए। तो शुरू में हम फाउंडेशन ईयर्स में हम ओरल असेसमेंट हमारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब असेसमेंट में मॉड्यूल में जाएंगे तो आप इसको समझेंगे। ओरल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलना आना जरूरी है। इट इज फर्स्ट लिसनिंग, LSRW, यानी लिसनिंग, यानी लिसनिंग यानी सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो सलाहियत है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद बोलना आएगा, उसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे, फिर उसके बाद लिखना आएगा। या अक्सर हम उल्टा जाते हैं, पहले लिखने की कोशिश, लिखाने की कोशिश करते हैं, ये लिख देते हैं, ये लिखाते हैं, ये लिखने के बाद बोलते हैं कि भाई ये कुछ जो है आप 10 बार लिख के लाओ। नहीं, पहले उनका ओरल, यानी पहले उनको आप पढ़िए ABCD 1 2 3 4, राइट। ये ONE1 TWO2 आप बोल 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 के जो है उनके कानों में इतनी ये होना चाहिए कि हर वक्त आपकी आवाज उनके कानों में गूंजनी चाहिए।
ये बार बार आप बोलेंगे तो वो बार बार सुनेंगे, तो फिर बाद में बोलना सीखेंगे, तो फिर ONE1 TWO2 बोलना शुरू करेंगे। देन यू गो टू रीडिंग पार्ट। फिर उसके बाद बोले कि भाई आप लिखिए, वो NE लिखिए। तो दिस इज द स्टेप एंड दिस डेवलपमेंट शुड गो इन द सेम प्रोसेस। लास्ट, असेसमेंट इवैल्यूएशन होनी चाहिए। असेसमेंट आप जब अब असेस कर रहे हैं तो उस असेसमेंट को जो है, एक जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, बच्चे जो है इतने दिन आए थे, इतना इन्होंने सीखा, इनको जो है 10 में से 6 सूरह याद हैं, अल्फाबेट्स पूरे आते हैं, नंबर नेम्स इतने आते हैं। तो ये डेटा आपके सामने होने के बाद फिर आप एक फेयर इंटरप्रिटेशन करिए उस चीज का, फेयर एनालिसिस करिए, तो फिर इवैल्यूएट करके बोलिए कि भाई हाँ, ये रिजल्ट्स सही हैं और यही रिजल्ट्स आप पेरेंट्स को कम्युनिकेट करिए। हम क्या करते हैं, आपका बच्चा कुछ नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं आता सर, वन लाइन वी कंप्लीट द रिजल्ट्स, नहीं। आपका ऑब्जर्वेशन आप उस बच्चे के डेटा यानी उस डेटा पे होना चाहिए, आपके रिजल्ट्स के एनालिसिस, आपका फाइनल वर्डिक्ट यानी आखिरी जो आप स्टेटमेंट बताएंगे पेरेंट्स को, वो आपके एनालिसिस के बेसिस पे ही होना चाहिए। आपने 1 साल ऑब्जर्व करने के बाद ही आप उसको नोट करते जाएंगे। साल हर दिन जब क्लास में रहेंगे, आप कॉरिडोर में चलेंगे, जिसको हम एनेक्डोट कहते हैं ना, एक छोटी समराइज नोटबुक अपने पास रहे, और बच्चों को वो असेसमेंट में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उसको आप नोट कर सकते हैं, और उसको क्योंकि हम याद नहीं रख पाते, तो वो जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पे ही आप कहेंगे कि बच्चा आपका ये असेसमेंट हुआ था, ये रिजल्ट्स आपके सामने है। तो दिस इज व्हाट द 20 प्रिंसिपल्स जो हैं, इस तरीके से आप क्लासरूम में इन सारे 20 पॉइंट्स जो मैंने बताए, इसके जरिए से जब ये चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे, साइकोलॉजिकली लर्निंग इज मच बेटर दैन इन द क्लासरूम। तो ये मॉड्यूल आप सुनिए, इसको बार बार गौर से सुनिए, तो फिर उसके बाद मैं जो है आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट्स भेजूंगा।